हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो सेशन है ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आप लोगों को पता है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो अपलोड होगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड होगा। तो पार्ट 1 आप देखोगे तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो वही कोण अभिमुख अंतः कोणों के डैश के बराबर होता है। क्या बोला कि एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं पहले। ये आपका मान लीजिए त्रिभुज आया। अब त्रिभुज में क्या बोला जा रहा है कि इसकी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, मान लीजिए एक भुजा बढ़ा देते हैं, जैसे ये त्रिभुज का नामकरण कर देते ABC, 80 वाला जो भुजा है उसको बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन गया थीटा। बढ़ाया जाए तो वही कोण अभिमुख अंतः कोणों के डैश होता है। तो वही कोण, ये वाला जो कोण होता है इसे कौन सा कोण कहते हैं? इसे बोलते हैं वही कोण। ठीक है, एक्सटर्नल, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल। ठीक ना। और अभिमुख अंतः कोण हो गया ये आपका, ये आपका और ये आपका। जैसे 1 2 3 अगर नाम दे दे कोण का, तो ये सारे कोण जो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये सारे कोण का नाम क्या हो गया? अंतः कोण। ये हो गया आपका अंतः कोण, मतलब इंटरनल एंगल। ठीक ना, मतलब अंदरूनी, अंदर में जो एंगल है त्रिभुज के। तो क्या बोल रहा है कि जो बाह्य कोण होता है और अंतः कोण होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है? के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो अंतः कोण के बराबर होता है। तो जो बाह्य कोण होता है अंतः कोण के क्या होता है? तो ये बाह्य कोण का जो अपोजिट वाला ये जो होता है ये अंतः कोण, ये वाला जो मैं थोड़ा सा रंग दिया। तो अंतः कोण जो होता है थीटा जो है, बाह्य कोण जो है थीटा, ये जो होता है एंगल थीटा जो है बाह्य कोण हो गया, वो बराबर होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब अंतः कोण हो गया, मतलब अंतः कोण के सम के बराबर होता है आपका बाह्य कोण। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर डी राइट हो गया। आप कह सकते हैं कि बाह्य कोण बराबर होता है किसके? मेरा बात को ध्यान सुनिएगा। बाह्य कोण जो बराबर होता है योग अंतः कोणों के, अपोजिट अंतः कोणों के योग का। ठीक ना। तो जैसे आप यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाह्य कोण एंगल थीटा है, वो अपोजिट इसके जो कोण होगा अंतः कोण जो होगा उसके सम के बराबर होता है, उसके सम के बराबर होता है आपका बाह्य कोण। ठीक ना। तो आपका यहाँ पर क्या होता है? सम मतलब योग, तो योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब क्या समझते हैं? डायगोनल। वृत्त मतलब क्या हो गया? सर्कल। ठीक ना। तो एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्या बोल रहा है कि एक बड़ा सा कोई वृत्त है, ठीक ना, उसका मान लेते हैं जिसका इतना और इतना सेंटीमीटर दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कहने का मतलब है, मैं आपको थोड़ा पिक्चर से समझाता हूँ इसको। देखिए, एक वृत्त मान लेता हूँ मैं, एक वृत्त ये है, कट गया ना, कट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
अच्छा चलिए मैं हैंड से ही बना देता हूँ। देखिए एक वृत्त एक वृत्त ये है जो बराबर है दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो एक वृत्त आपका मान लेते ये है, फिर एक वृत्त ये है, ठीक ना। तो उसके क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल का मतलब क्या बोलता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। तो वृत्त का सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का मतलब क्या होता है सर्कल, तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बड़ा सर्कल है तो उसका ये जो रेडियस है उसको हम आर मान लेते हैं, इसके R1 मान लेते हैं रेडियस, इसका R2 मतलब R1 जो है आपका यहाँ पर R1 R2 जो है ये सब आपका क्या है R1 R2 जो है ये आपका R1 R2 और ये जो कैपिटल R है ये सब आपका क्या है त्रिज्या है, ठीक ना। तो इसका बड़ा सा सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल हो गया, इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इसका होगा पाई आर स्क्वायर, ये प्लस है, ये दोनों बोल रहा है कि ये जो बड़ा सा सर्कल है वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है दो छोटे छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के। तो इसका भी लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये 1 और 2 कर देते हैं डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, कि एक बड़ा सा सर्कल का क्षेत्रफल बराबर है सम के दो छोटे छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के सम के, यही कहना चाह रहा है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई कॉमन ले सकते इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बचेगा। यहाँ से पाई ख़त्म तो बचा आर स्क्वायर मतलब R1 प्लस R2 का स्क्वायर यही बचेगा। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो एक का इसमें है 24 सेंटीमीटर, एक है आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 576 प्लस 49। तो आर स्क्वायर, तो बड़ा मतलब कहने का मतलब आपको बड़ा सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस आपको फाइंड करना था, ठीक ना। मतलब रेडियस में व्यास फाइंड करना है, तो पहले रेडियस हम पता करेंगे तब ना डायमीटर निकलेगा। डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, तो हमको ये डायमीटर निकालना है जिसे कहते हैं आप व्यास कहते हो, ठीक ना। तो ये कितना हो गया जुड़ के 15 और एक दे दिए तो इतना और 6, तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो इधर आएगा तो 2625, तो r आज 625 का रूट करेंगे कितना आता है 25। तो ये r हुआ, हमको क्या पूछा है बड़े से वृत्त का व्यास पूछा है। व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है डायगोनल, क्या मतलब होता है डायमीटर होता है कि डायगोनल होता है, डायमीटर होता है ना, डायमीटर बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर व्यास बराबर, व्यास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो 2 गुना 25, तो आपका क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्यास बराबर, जो व्यास को डायमीटर के डायगोनल बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या, ठीक है कमेंट करिएगा, ये मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्या हो रहा है। व्यास को डायगोनल, डायामीटर बोलते हैं, डायगोनल नहीं बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं।
ठीक ना। तो डायमीटर डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना डायमीटर के बराबर होता है। तो वही तो r मेरा बड़ा सर्कल का 25 निकला। उसी बड़ा सर्कल का अगर हमको व्यास निकालना है तो उसको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा उसके त्रिज्या को, तो आपका 50 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, अंतिम लाभ का प्रतिशत होगा। क्या बोला कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% का 2 बट्टा दिया जाता है। बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का मतलब होता है इंग्लिश में डिस्काउंट। ठीक ना। तो पहले किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा गया, तो पहले मान लीजिए उसका क्रय मूल्य मान लीजिए रहा होगा 100 रुपया, अब उसको बढ़ा दिए तो MRP उसका कितना कर दिए बढ़ाकर 130 रुपया। ठीक ना। पहले वस्तु का दाम 100 रुपया था, उस पर 30 रुपया बढ़ाए तो 130 होगा ना, 130 हो गया। और उस पर अब है, अब इस पे इस बढ़े हुए प्राइस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट 1 दे रहे हैं 10% का, दूसरा भी दे रहे हैं 10% का, तो ये 130 रुपये पे दे रहा है। तो MRP का हम लोग कल भी एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, आप लोग को याद होगा कि MRP सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, MRP गुना में 100 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 100 गुना 100 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 100। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारा SP निकल जाता है। तो यहाँ भी हमको जो जो डाटा दिया वो बस यहाँ पर उसको फिक्स करिए। तो SP बराबर MRP कितना हो गया 130, और 100 में पहला डिस्काउंट 10% घटा दीजिए, और गुना फिर 100 में 10% घटा दीजिए। तो SP बराबर कितना हो गया 130, गुना में इसको घटाओगे तो 90, फिर इसको घटाओगे तो 90 और ये 100। तो SP बराबर क्या निकलेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। तो हमारा 13 गुना में 81 डिवाइडेड बाई 10, इसको गुना करिए। 13 81 को आप गुना करोगे तो 13 81 को गुना करोगे तो आपको आएगा 10,1053 आ जाएगा। ठीक है, ये आप गुना करके चेक कर सकते हो, इतना ही आएगा। अब हमारा SP निकल गया। तो हमारा ये लाभ पूछा है, तो लाभ किस पे होता है, CP पे कंडक्ट होता है और SP पे कंडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए CP आपका 100 है और SP आपका आया है 1053, और नीचे 10 भी है ना, तो 10 है तो डेसिमल बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो लाभ होता है, प्रॉफिट जो होता है, जैसे आप P से रिप्रेजेंट करते हो, वो किस पे होता है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ, SP में माइनस हम CP कर देंगे। फॉर्मूला होता है लाभ निकालने के लिए SP माइनस CP, तो ये आपका प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट निकल गया कितना, प्रॉफिट आपका निकल गया, घटाओगे तो 3 और 5 मतलब 5.3 निकला, ये आपका लाभ निकला यहाँ। लेकिन लाभ को लेकिन प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या है कि P को प्रतिशत में लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P/CP गुना में 100 और प्रतिशत का साइन, तो P प्रतिशत निकल जाएगा। P कितना है 5.3, CP कितना है 100, गुना 100 से डिवाइड और प्रतिशत का साइन 100 से ख़त्म, तो 5.3%। तो लाभ कितना हुआ है 5.3%, आपका ऑप्शन C राइट हो गया। इसमें देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, MRP और CP के बीच में जो संबंध होता है। और एक फार्मूला यहाँ पर याद रखना है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP,
ठीक ना, ये भी याद रखिए। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप धीरे धीरे कॉपी में नोट करते जाइए, इससे आपका अच्छा हो जाएगा तैयारी। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि क्यू एक पूर्णांक है। क्या बोला, धनात्मक, धो नो में आकर तो मोह को धनात्मक सम पूर्णांक। धनात्मक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, कहने का मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक ना, तो धनात्मक समपूर्णांक का मतलब हुआ, जैसे आप बात करो 2 का, 3 का, 4 का, 1 मतलब 1 का, 2 3 4 5 ऐसे, इस तरह के पूर्णांक, लेकिन किस में, उसमें सम जोड़ दिया। तो धनात्मक का मतलब वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, लेकिन उसमें सम आ गया तो मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 10। इसका बात करना है हमको यहाँ पर, इसका बात नहीं करना है यहाँ पर, हमको करना है 2 4 6 8 10 की। ये हुआ आपका धनात्मक समपूर्णांक। ठीक ना, तो उसी में बोल रहा है कि के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है यदि क्यू एक पूर्णांक है। यहाँ पर क्यू क्या है, एक आपका पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स है। ठीक ना, तो क्यू अगर एक पूर्णांक है, वो भी कैसा पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है, तो उसके लिए क्यू, अगर क्यू एक पूर्णांक है और क्यू पूर्णांक को क्या होना चाहिए, अगर हमको इसको सम पूर्णांक बनाना होगा, क्यू को हमको, ये भी पूर्णांक है लेकिन इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सम पूर्णांक में, मतलब इवन इंटीजर्स में अगर करना है तो हम लोग क्या जानते हैं, तो इसका क्या होना पड़ेगा, इसको इसके आगे देखिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 छुपा हुआ, तो 2 क्यू होना पड़ेगा तब ना। कुछ भी क्यू का मान अगर हम कुछ भी 1 से लेके धनात्मक 1 2 3 4 5 है, कुछ भी रखेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4, 2 से 3 को गुना 6, 2 से 4 को गुना 8, 2 से 5 गुना करेंगे 10, 2 से 6 गुना करेंगे तो 12। तो सम पूर्णांक होने के लिए पूर्णांक में कितना गुना करना होगा, 2। तो हमारा यहाँ से हो रहा है यही 2q रूप का होता है। तो सम q एक पूर्णांक है जिसे हमको क्या बनाना है, धनात्मक समपूर्णांक बनाना है, तो q के आगे क्या लगाना होगा, 2 लगाने से क्या होता है, कोई भी आप पूर्णांक को 2 से गुना करोगे तो वो सम ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो गया, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु ए बी सी डी बिंदु है, ए बी सी डी सबका मान दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में हो तो पी का मान होगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं कहा, ये आपको ये कहना चाह रहा है कि एक चतुर्भुज है पिक्चर में है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक ना, अब इस बिंदु का अथी भी दिया हुआ है वैल्यू, अब बी का कितना दिया हुआ है 2, इसका सी का कितना दिया हुआ है 9 4, डी का कितना दिया हुआ है P3। सारे का हो गया, बिंदु भी दिया हुआ है सारे पॉइंट का चतुर्भुज में। तो अब बोल रहा है उसी क्रम में, तो P का आपको मान निकालना है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ A1 बिंदु के लिए लिखूँ, तो इसके लिए x1 y1 क्या क्या है, तो 6 है और 1 है। B बिंदु के लिए लिखूँ तो x2 y2 इससे आएगा, तो ये आ जाएगा 8 2। C बिंदु के लिए लिखूँ तो x3 y3 क्या आएगा, ये आएगा 9 4। ठीक है, और बिंदु D के लिए अगर लिखो तो x4 y4 क्या आएगा, P और 3 आएगा। ठीक है ना, तो अब हम अगर डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग चले तो हम क्या देखते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी डी का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं
कि x2 माइनस x1 और प्लस में y2 माइनस y1, ठीक है, का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर बराबर, फिर उसी तरह से यहाँ कर सकते हैं x4 माइनस x3 प्लस स्क्वायर कर दिए y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। x2 का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ से 8 है, x1 का मान है 6, y2 का मान है 2, ये बस वैल्यू रख रहे हैं। x4 का मान कितना है p और ये 9, और y4 का मान है 3, यहाँ पर -4, तो यहाँ पर कितना होगा, घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ p माइनस 9 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 4 प्लस 1 p माइनस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ -1 और -1 को गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 1 1 गुना 1 तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब थोड़ा हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक ना, तो मैं इरेज करता हूँ इस डायग्राम को। डायग्राम इरेज नहीं होगा तो इसका भी मेरे पास थोड़ा सा इलाज है कि इसी को पेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, और ये हो गया p माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा तो 4 p माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को इधर बढ़ाएंगे बराबर के इधर, तो p माइनस 9 का 2 पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस, तो p माइनस 9, तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 का रूट स्क्वायर टूटता है तो कितना 2 होता है, तो एक बार p माइनस 9 बराबर एक बार +2 में रखते हैं और p माइनस 9 बराबर एक बार -2 में लेते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारे पास आ गया है। तो अब देखते हैं कि p माइनस 9 बराबर 2 जो है, तो 9 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा तो 11, एक है p माइनस 9 -2, तो p माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 तो 7, तो p का मान कितना आया, एक बार 11 एक बार 7, तो p का जो यहाँ पर मान पूछा था तो 7 और 11 आ गया, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, तो कैसे बनाए आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि आप डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग दो बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस फार्मूला, उस आधार से मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है, आप जब भी 3 सेट कर रहे हो मैथ में, जो भी बच्चे अगर कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा हल्का है, और एक ही से मतलब कोई भी टॉपिक पे बेस्ड पूछा जा रहा है ना, तो आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करना। आपको प्रीवियस ईयर से टॉपिक, जो हर टॉपिक का मैं अगर मान लीजिए आपको 30 सेट करवा देता हूँ, तो सोचिए कि आपका कितना ये हो जाएगा तैयारी। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर ही पहले सॉल्व करना चाहिए, उससे आपकी तैयारी अच्छा हो जाएगा अगर आप दिल से अच्छा से करते हो तो। आइए, बात ज़्यादा नहीं करते, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्र इतना सेंटीमीटर है। बेलन का क्या मतलब होता है, बेलन इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कहने का मतलब जो रेडियस है, वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, और उसका कुल सतह क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया जो इसका दिया जा रहा है आपको कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना,
ये आपको इसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। तो आपको से पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई, मतलब ऊंचाई का मतलब हाइट आपसे पूछना चाहता है ये सेंटीमीटर में। तो कोई नहीं, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होगा तो हमारा निकल जाएगा, यही ना, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है। ये आपको क्या है, गिवन है, मतलब दिया गया है, ठीक ना। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो पहले हम जान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होता है एक सिलेंडर का, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, कैसे आया ये फॉर्मूला, तो देखो मैं एक छोटा सा आपको डेमो देता हूँ। एक सिलेंडर बनाता हूँ, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, और ये आपका रेडियस हो गया, ये सॉरी सेंटर हो गया 2 सर्कल का। तो और ये हो गया हाइट। तो देखिए यहाँ पर है R1, यहाँ पर है R2, जो इससे मानना है, या R ही मानो ना, R ही R मानोगे ना, अलग अलग थोड़ी वैल्यू है, तो R मानना, ठीक है, इसको 2 को नहीं मानना, 1 को नहीं मानना, सिर्फ R। तो देखो इसमें क्या है, एक सर्कल यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक सर्कल यहाँ दिख रहा है, और टोटल सरफेस हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सर्कल है तो उसका एरिया क्या होता है, πr² होता है, लेकिन यहाँ पर 2 सर्कल इसलिए 2 लग गया प्लस, और ये हाइट, ये इधर से ये पूरा ले रहे हैं सरफेस, ये वाला मतलब कर्व सरफेस, तो वो हो गया 2πrh, ठीक ना। तो इससे बना हमारा मिलके 2 सर्कल, और ये पूरा भाग बीच वाला, इसलिए ये बना टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस 2πrh। समझ में आया होगा आप लोग को। चलते हैं मिटाते हैं अब इसको। तो फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, आप याद भी कर सकते हो इसको लिख के, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या हिंदी में बोल देता हूँ कि कुल सतह क्षेत्रफल किसका, तो बेलन का कितना होता है, इतना के बराबर होता है। बस आपको फॉर्मूला में ये वैल्यू रखना और आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो गया, इसमें 2π एक R कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2πr कॉमन ले लें तो एक अंदर R बचेगा और एक H बचेगा, यही बचेगा। और टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ 968 बराबर में, और यहाँ पर हो गया 2π का मान सब जानते होंगे 22/7 गुना R का मान कितना दिया हुआ है 7, और फिर से R का मान 7 प्लस H तो आपको क्या करना है, निकालना ही है। तो यहाँ से 7 से एक 7 ख़त्म, तो 968, और यहाँ पर हो गया 44, 7 प्लस 7। अब 44 को इधर ले आते हैं तो 968 44 को डिवाइड में गया, और 7 प्लस 7, ठीक है। अब इसको अगर काटे तो 28 कैसे कटेगा, इसको अगर हम काट दें, मान लीजिए 11 से ही काटते हैं, तो 11 से काटते हैं तो 8 बार में और 8 बार में, इसको काटते 11 से 4 बार में, तो 7 प्लस 7, इससे काटेंगे तो 22 बार में, 7 प्लस 7 नहीं 7 प्लस H, और 22 माइनस 7 और H, तो H का मान कितना निकलेगा, H का मान निकलेगा 15, है ना, 22 में 7 गया तो 15 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको H ही तो हाइट ही ऊंचाई पूछ रहा था, H का मतलब हम लोग किसको रिप्रेजेंट किए थे, ऊंचाई को। तो ऊंचाई आपका निकल गया सिलेंडर का कितना, 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ठीक है। तो आपको मैं पूरा बताने का प्रयास किया, और आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि आपको आगे भी एग्जाम में काम आए। आगे बढ़ते हैं। यदि माध्य और माध्यिका, आपको माध्य और माध्यिका दिया हुआ है अनुपात में, तब माध्यिका अनुपात बहुलक निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला तो पढ़ के ही आए हैं, सब बच्चे कॉपी में लिख लिए होंगे, ठीक ना। तो माध्यिका, माध्य और माध्यिका का अनुपात आपको 9:8 दिया हुआ है,
ठीक ना। और आपसे पूछा किसका है, माध्यिका और बहुलक का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग फार्मूला क्या पढ़ के आओ, कल फार्मूला मैंने लिखाया कि बहुलक बराबर होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 में आपका रिपीटेड क्वेश्चन आता है रिपीटेड टॉपिक से, इसलिए जो मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, उसमें जो मैं फार्मूला आपको लिख रहा हूँ वो फार्मूला ज़रूर आप नोट करते जाओ। ये आपका फार्मूला लिखाए थे, बहुलक बराबर 3 माध्यम, इसी फार्मूला आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो गया, लेकिन है वही। तो यहाँ पर हमको बहुलक निकल जाएगा, क्योंकि हमको 3 गुना में माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर कितना, माध्यिका का 8 दिया हुआ था, 8 माइनस 2 गुना माध्य का मतलब 9 दिया हुआ है, तो बहुलक बराबर कितना होगा, 24 माइनस 18, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। तो बहुलक का कितना आया 6, तो माध्यिका हम रख सकते हैं, माध्यिका कितना है यहाँ से 8, और बहुलक कितना निकालिए 6, इसको काटेंगे 2 से 4 और 2 से 3, तो आपका क्या निकल गया, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, तो देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला फार्मूला से आया ना, तो इसलिए इस सारे फार्मूले को आप लिखते जाओ कॉपी में, और उस पर बस उसी पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। दो क्षेत्रों के आयतन का अनुपात, आयतन क्षेत्र के आयतन का अनुपात इतना है, यदि आर, छोटी आर और बड़ी आर क्रमशः गोले की त्रिज्या है, तो ये क्या होगी, मतलब ये आपका गोले की त्रिज्या, तो गोले का हमको आयतन पता होना चाहिए, क्योंकि तो गोले की आयतन का किसी को फॉर्मूला याद है, गोले की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और उसी दो क्षेत्रों के आयतन का अनुपात इतना है, मतलब गोले का आयतन का अनुपात इतना है। तो मान लेते हैं पहला गोले का आयतन को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले गोले का आयतन V1 मान लेते हैं, दूसरे गोले का आयतन V2 मान लेते हैं। तो उसका अनुपात का रेशियो दिया हुआ, तो ये 4/3 पाई आर, पहला अनुपात R1 पे क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, और दूसरा पे 4/3 पाई R2 पे क्यूब कर देते हैं। तो ये आपका कंडीशन बन गया। तो आपको वॉल्यूम का अनुपात दिया हुआ है, मतलब V1 का अनुपात दिया हुआ 8 और V2 का अनुपात दिया हुआ 27। तो यहाँ से V1 का मान रख देते 8 इस फॉर्मूला में, 8, और यहाँ पर नीचे 27, और यहाँ 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, यहाँ से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो बचा 8/27 R1/R2, दोनों पे क्यूब सेम घात है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा, और क्यूब को अब इधर भेज देते हैं, तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 8/27, तो R1/R2। आप देखोगे रूट यहाँ से अगर भगा है तो यहाँ पर 3 है, अगर क्यूब अगर हटाए तो 2 और ये 3, तो R1/R2। तो R1 का मान कितना आया 2, और R2 का मान कितना आया 3। यही तो आपको यहाँ पर पूछा है गोले की त्रिज्या, तो 2 और 3, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। ठीक है ना, ये जो हम लिखते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो ये कहने का मतलब है आपको 2 गुना 2 गुना 2, तब कितना जुड़ के हुआ, गुना करके कितना, 2 करने से 8, तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं हम ब्रेक। ठीक है, उसी तरह हम क्यूब 7 को तोड़ेंगे, तो कितना होगा 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 का 9, 9 का 9 27। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर किए हैं। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं ऊपर यहाँ पर दर्शा दिया। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। sec 4 थीटा माइनस sec
टू थीटा किसके बराबर होता होगा, मतलब घात है, 4 मतलब घात दिया हुआ है, तो किसके बराबर होगा। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए आइए मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं सेक, अगर सेक स्क्वायर थीटा इस दोनों में से कॉमन ले ले, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा 1। ठीक है, इसमें से मैंने इसमें ऊपर वाले से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, ठीक ना, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया है, तो हमारा बचा ये। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। फॉर्मूला क्या है कि आपको फॉर्मूला एक याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है जो घेरा किया हूँ मैंने। तो ये फॉर्मूला से यहाँ पर देखिए, इसको फॉर्मूला में थोड़ा अगर चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, तो 1 को इधर लाए बराबर के, तो ये -1, और 10 को 10 स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे तो प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसके लिए हम पूरा इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और यहीं से फिर हम इसी फार्मूला से, ये भी फार्मूला जनरेट हुआ, और इसी दूसरे ऊपर वाला फार्मूला से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का मान कन्वर्ट करके 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 4 थीटा। तो ऐसा कहीं पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। सॉरी, यहाँ पर माइनस को इधर भेजेंगे तो ये प्लस ना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो ऑप्शन आपका राइट हो गया, ऑप्शन बी, सी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि प्लस आना चाहिए। तो इस सब पे थोड़ा सा प्लस माइनस पे, इस सब क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, लेकिन प्लस माइनस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। संख्या 3, 5, 7 और 9 की बारंबारता क्रमशः इतना 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 तथा इतना है। यदि माध्य इतना माध्य का वैल्यू अगर इतना हो तो x का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है संख्या का जोड़ डिवाइडेड बाय संख्या, जितना संख्या है। तो यहाँ पर माध्य तो आपको दिया हुआ है 6.5, माध्य आपको यहाँ पर दे दिया है 6.5 बराबर संख्या का जोड़। संख्या का जोड़ का मतलब क्या है, यहाँ पर संख्या ये और ये है, तो x-2, लेकिन उसका क्या बारंबारता 3 दिया हुआ, तो 3 इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आगे, प्लस फिर x प्लस 2, और वो उसकी बारंबारता 5 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस x-3 और 3, और उसका कितना होगा 7 गुना हो जाएगा उसके आगे, प्लस फिर x प्लस 3 उसके आगे 9। ठीक है, ये हो गया। और संख्या कितना है टोटल, तो 1 2 3 4, तो 4 संख्या है, ठीक ना। चार संख्या हो गए हमारे। तो संख्या निकालने के लिए मतलब संख्या नंबर नीचे जो होता है ये संख्या, इसको n से भी रिप्रेजेंट करते, तो ये निकालने के क्या है कि x-2 प्लस x प्लस 2 और प्लस x-3 प्लस x प्लस 3। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, -3 प्लस 3 खत्म, तो n बराबर क्या होगा 4x। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक x आएगा, ठीक ना। तो अब इसको 6.5 4x, इसको इधर कर दिए
वो नीचे से ऊपर भेजे तो गुना हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको पूरा ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो 3 को x से गुना कर 3x माइनस 6, फिर 5x प्लस 10, फिर 7x माइनस 21, फिर 9x माइनस 27 हो गया। अब देखिए 6.5 गुना में 4x बराबर, तो यहाँ पर जोड़ो 5 3 8 8 और 7 15 15 9 कितना होगा 15 9 24x माइनस, देखिए यहाँ पर अब करिए 6 माइनस 6 और प्लस 10 कितना हो गया, हाथ में प्लस 4 और यहाँ माइनस 21 और प्लस 27 में घटेगा तो 6, इधर प्लस 4 और प्लस 6 कितना हो गया 10 है। अब इसको अगर करें डेसिमल तो 10, 5 से अगर काटे तो 1 बार में और 13 बार में, इसको काटे तो 2 बार में, 2 से काटे तो इतना, तो कितना आ गया 26x बराबर 24x प्लस 10। तो कहने अब 24x को 26 की तरफ ले जाए तो 26x माइनस 24x बराबर 10, तो यहाँ पर 2x बराबर 10, तो x का मान कितना आ गया 5। तो आपसे x का मान ही तो पूछा था, तो x का मान कितना निकाल दिए, ऑप्शन ए 5। समझे। तो आपका माध्य पे ये माध्य का फॉर्मूला होता है, इसको आपको कल भी मैंने बताया, इसको नोट करते जाइए। इसी पे आधारित था आपका, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था कि बारंबारता क्रमशः इतना इतना, तो ये सारे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। और नीचे संख्या निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए ये जो संख्या आपको दिया उसको जोड़ना था, जो कटेगा तो आपको जो बचेगा वो आपका संख्या आ जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व करिएगा, वह आपका फॉर्मूला बेस पूछा जाता है, सॉल्व किए हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित, अवस्थित मतलब क्या होता है, सिचुएटेड मतलब कहाँ पर ये स्थित है, यही हुआ अवस्थित, मतलब ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 2 बिंदु है, मान लेते नाम दे देते मैं ए, इसका मैं नाम देता हूँ ए बिंदु, कहने का मतलब यहाँ पर जो है x1 3 है और y1 2 है, फिर बिंदु बी मान लेता हूँ -3 और 2, तो इसका x2 -3 है और y2 +2 है, हो गया। अगर इसको ये पूछता है कहाँ पर अवस्थित है, तो अवस्थित होने के लिए हमको इसका ग्राफ खींचना होगा। तो ग्राफ खींचने के लिए ये मैंने एक्सिस खींचा, अक्ष खींचा, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पर 0। तो बिंदु ए को और दर्शाए तो मैक्सिमम एक्स कितना जा रहा है 3 तो ये पॉजिटिव वाला है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। और वाई एक्सिस पे प्लस वाई वाला है तो 1 2, तो यहाँ पर 2, तो ये दोनों मिलके हमारा ये डाटा ऐसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो हमारा ये बना यहाँ पर, ठीक है। तो बिंदु ए यहाँ पर मौजूद है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, बी बिंदु को दर्शाते हैं ग्राफ पे, तो x2 -3, तो -3 इधर पर है x का, तो 1 2 3 -3, और y2 क्या +2, तो यही सेम पे है यहीं पर, तो 1 2 3, तो यहाँ पर है आपका बी पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि दोनों जो है पॉजिटिव एक्सिस पे है, मतलब y अक्ष पर है। तो कहाँ पर है ये, तो y अक्ष पर तो नहीं है एकदम, y अक्ष हमारा क्या ये है ना, जो ब्लू वाला ये है आपका y अक्ष कहलाता है। तो y अक्ष पे मौजूद है नहीं है बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर है, तो y अक्ष पर नहीं है, ये खत्म। x अक्ष के दोनों और थोड़ू है, x अक्ष के दोनों और नहीं है, ये भी खत्म। x अक्ष पर x अक्ष का कहेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए था,
तो इस पे भी तो मौजूद नहीं है, दोनों बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है। इन एक्स अक्ष के एक और के मतलब क्या है, एक और का कहने का मतलब है एक्स अक्ष के एक और का मतलब है ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या, ऊपर की ओर। तो एक्स अक्ष के क्या है, ऊपर है ना, देखिए ये ऐसे ऊपर, ये एक्स अक्ष है तो इसके ऊपर में ही है ना, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। मतलब दोनों बिंदु जो है, बिंदु बी और बिंदु ए, दोनों एक्स अक्ष के क्या है, ऊपर में है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आयत क्या होता है, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये ए बी सी डी, तो एक आयत की लंबाई यहाँ पर है और चौड़ाई यहाँ पर है। लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर रहा है, चौड़ाई को बी से। तो क्रमशः 15 और 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका मान है 15 तो इसका भी मान हो गया 15, इसका मान है 10 तो इसका भी मान हो गया 10 और सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल का मतलब इंग्लिश में बोले तो एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुना में ब्रेथ, यही होता है। तो लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन तो यहाँ नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपका 150 सेंटीमीटर ही होगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा। पहले तो आपको माध्यिका का फॉर्मूला आना चाहिए। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है कि सॉरी, माध्यिका का फॉर्मूला होता है, ये 2 पे होता है। अगर आपकी माध्यिका का फॉर्मूला होता है अगर आपका सम संख्या हो, एन अगर सम संख्या हो तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। n/2 करते हैं, समझिएगा, पहले मैं आप फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर n अभी आगे समझ जाओगे, अभी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ कि माध्यिका निकालने के लिए पहला कंडीशन है कि अगर n सम संख्या हो तो n/2 कीजिए, ठीक है। तो n/2 n/2वां पद जो इसके बाद आएगा पद, फिर उसको क्या कर दीजिए, उसका पद में 2 आगे लीजिए बढ़ा के, कुछ पद, एक पद यहाँ, फिर उसका पद दूसरा पद, और उसको फिर से कितना से डिवाइड की 2, तो आपका आंसर माध्यिका निकल जाएगा। एक तो ये कंडीशन हुआ जब हमारा n क्या हो, सम संख्या हो। और एक दूसरा है कि जब माध्यिका निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है कि जब अगर हमारा n क्या हो, विषम हो, मतलब ऑड हो, तो हमारा क्या होगा, n बराबर n में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये इसके बाद जो भी पद आएगा, इतना पद ही हमारा क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने लिखा दिया इसका फॉर्मूला। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पे, आप लोग नोट कर लेना। आप देखो तो यहाँ पर कितना बोल रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या होती है जिसको जो 1 से डिवाइड होता है या नहीं तो खुद से डिवाइड होता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मैं यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या लिख लेता हूँ। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का 2 3 5 7 9 तो नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 11 13 17 19 के हुआ 1 3 3 6 21 20 21 22 23 9, एक और लिखना है 24 25 26 27 28 29, 10 हो गए हमारे पास, टोटल 10 हो गए अभाज्य संख्या। तो
इसका हमको क्या निकालना, माध्यिका निकालना। तो हमारा यहाँ पर अगर इसको गिने तो जितना n बराबर कितना आया हमारा 10 आया। 10 हमारा क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या होने पे मैंने माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया, माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया कि उसको क्या करते हैं, n/2 करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 10/2 करेंगे तो कितना होगा 5। तो पाँचवा पद और छठवां पद इससे लेना है, ठीक है। और उसको जोड़ देना है। तो पाँचवा पद और छठवां पद ये जो है ये किसके लिए है, तो इस संख्या में जाना है। तो इस संख्या में पाँचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 11 और छठवां पद 13, और उस दोनों को आपस में जोड़ के डिवाइड कर देना है 2 से। तो कितना 4 2 24, 2 डिवाइड करेंगे तो 12। तो आपका माध्यिका कितना निकला, यहाँ पर n था 10, सम संख्या अगर रहे तो उसका माध्यिका निकालने के उसको क्या करते 2 से भाग दे देते। तो 5 आता है तो उससे एक आगे वाला पद लेते हैं, उस दोनों को आपस में जोड़ के फिर उसको कितना 2 से भाग देते हैं। तो अब जो 12 आता है वो आपका माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, सी राइट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको 2 समीकरण दिया हुआ है, उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो याद रखिएगा, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होता है कब, जब आपके पास 2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, ये 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, यहाँ से देखते हैं। तो जब कोई हल नहीं हो और 2 चर वाले जो समीकरण होते हैं उसके जब कोई हल नहीं होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई हल नहीं होता है उसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डू नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। यही होता है जब कोई हल नहीं हो, तो ये याद रखिएगा। तो इसी पे आप अगर पहला समीकरण देखो, यहाँ पर पहला समीकरण ये है, कहने को x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। इसके अनुसार से a1 b1 c1 1 2 माइनस 3। फिर यहाँ से देखिए दूसरा समीकरण है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। तो a2 b2 c2 क्या हो गया 5 के 7, है ना। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो a1 के जगह कितना हो गया 1, a2 के जगह कितना हो गया 5, b1 के जगह कितना हो गया 2, b2 के जगह कितना हो गया k डो नॉट इक्वल टू, और c1 के जगह हो गया -3, और c2 के जगह कितना हो गया 7। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर बोल रहा है k का मान। तो k का मान हम अगर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर ले तो k का मान आ जाएगा। कैसे आएगा, k को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इधर से 10, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो आपका k का मान कितना आ गया 10। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। यहाँ बोल रहा था 2 समीकरण दिया हुआ, उस 2 समीकरण का कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं होता है तो उसका ये बनता है, ठीक ना, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे रखा और मेरा आंसर आ गया k का मान 10। आगे बढ़ते हैं, समीकरण इतना के लिए यदि x का मान x बराबर 1 है तो y बराबर 2 है तो a का मान क्या होगा। समीकरण आपको दिया हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू a। यहाँ पर x का मान आपको 1 और y का मान आपको 2 दिया, तो ये बस वैल्यू आप इसमें क्या करो, पुट कर दो। तो 4 गुना में x कितना 1 प्लस 3 गुना में y का मान 2 इक्वल टू a। तो 4 प्लस 6 इक्वल टू a का मान कितना हो गया 10। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, राइट बी।
सिंपल था। अब हमारे यहाँ देखिए सेक थीटा न कॉसेक थीटा सेक थीटा का मूल्यांकन कीजिए, तो कर देंगे। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मूल्यांकन मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, कॉसेक थीटा कैसे टूटता है, कैसे कॉसेक थीटा को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसका रेशियो वाले में 1/sin थीटा फॉर्मूला होता है, और सेक थीटा को कैसे तोड़ सकते हैं, 1/cos थीटा में। ठीक है, नीचे गुना करें तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में 1। और देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इस 1 के लिए ये 1 से ये वाला रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ कि साइन, ये फॉर्मूला है ठीक ना, मैं जो घेरा हूँ ये फॉर्मूला है, इसको मत लिखना, यहाँ से लिखना कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक करूँ साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ फिर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा एक साइन से एक साइन ख़त्म, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस ख़त्म, तो कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखिए आपका यहाँ कहीं पर मैच आ रहा है। ये तो माइनस वाला है तो ये ख़त्म, यहाँ कॉस है हमारा कॉट में है, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। बस ये कुछ नहीं, ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin थीटा। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग लिखते जाओ। आगे बढ़ते हैं। दो क्रमिक सम संख्या, सम का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। दो सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा बताइए, महत्तम समावर्तक क्या होगा, दो सम संख्या। तो दो सम संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 मान लिए, इसी का एचसीएफ निकाल दिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन फार्मूला मेथड लगाते थे, दो बार में, तो यहाँ 0 हो गया, तो हमारा ये 2 हो गया, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका विस्तार अनंत है, अनंत, तो समतल का अनंत होता है, रेखा का भी अनंत होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। यदि बहुपद इतना x-2 से पूर्णतः विभाज्य हो तो p का मान क्या होगा। देखिए आपको एक बहुपद दिया हुआ है, x पे पावर 3 प्लस 4x पे पावर 2 माइनस px प्लस 8, और ये इससे पूर्ण डिवाइड है। तो पूर्ण डिवाइड है, इसका मतलब x-2 को क्या ना रख सकते हैं, 0, क्योंकि इसी का ये फैक्टर है। तो x बराबर क्या आएगा, 2। तो इस x को आप रिप्लेस कर देते बहुपद में, तो 2 से रिप्लेस कर देते पूरे x को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 8, और बोला है कि इसका क्या है, फैक्टर है, मतलब इसको पूर्ण डिवाइड कर सकता है। तो px बराबर इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 16, और ये हो गया 2p, ये हो गया 8। तो 8 8 16, 16 2 16 16 32 माइनस 2p। ठीक है, तो यहाँ से 2p बराबर हो गया 32, 2 से इसको काटे तो p बराबर कितना हो गया, 16। तो आपका p का मान पूछा था, p का मान आ गया 16। तो जब भी बोलेगा कि एक कोई बहुपद है x-2 से पूर्णतः भाज्य है, तो भाज्य करने का मतलब वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है।
तो उस पे कहने का मतलब पी एक्स का उस मान पे रखने का वो क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू 0 होता है। तो इससे हम निकाल लिए एक्स का मान, और एक्स का मान बहुपद में पुट कर दिए जहाँ जहाँ पर एक्स है, और आपका आंसर आ गया 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो प्रथम, जब भी बोले प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बोले आपको, तो याद फॉर्मूला हमेशा याद रखना। वो फॉर्मूला क्या होता है, एन पे पावर स्क्वायर, मतलब एन पे पावर 2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर एन क्या बता रहा है, संख्या कितना है, एन का मान यहाँ पर कितना है 20। तो इस फॉर्मूला में रख देते हैं। ठीक ना, तो एन बराबर तो ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला होगा, लेकिन अब इस फॉर्मूला में अगर हम रखें कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। तो एन की जगह कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 20 मतलब 400। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने इतना पैसा मतलब 36,000, ठीक है, 36,000 रुपया 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी को कुछ लाभ का इतना भाग मिला, तो बी ने कुल कितने धन लगाया। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए और बी कुछ व्यापार किया और कुछ पैसा लगाया होगा। तो ए ने 36,000 कितना महीना के लिए लगाया, 8 महीना के लिए। जब मतलब रुपया और समय इसका फॉर्मूला होता है, लाभ का फॉर्मूला कैसे निकलता है, व्यापार में आपने जितना रुपया लगाया और गुना में जितने समय के लिए लगाया, ये दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या बनता है, लाभ। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ए का तो लिख लिया। अब बी कितना बोल रहा है, बी कितना, बी जो है कुछ पूंजी हमको बी का नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। वो कितना महीना के लिए लगा रहा है, 6 महीने के लिए लगा दिए, दोनों मंथ के लिए लगा रहा है तो लगा दिया। और ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। तो हमारा यहाँ से देखते हैं, तो अनुपात में काट सकते हैं। ये 6 से ये कट गया, 6,000 बचा, 6 को 8 से गुना करें तो 48,000, ये एक्स का मान। ठीक है, ये अभी भी लाभ का अनुपात चल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि बी को जो है ना लाभ का इतना मिला। अगर बी को लाभ का कितना मिला है, 15/31 मिला है, इसका मतलब ए को कितना मिलना चाहिए। ए का लाभ अगर निकाले तो ए का लाभ क्या निकलेगा, 1 माइनस 15/31 ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि इसका अगर लाभ है तो टोटल में से कुछ घटा होगा। तो 13 माइनस 15/31 कितना हो गया, इसको एक दिए 11, 16/31। तो ए का भी लाभ हमको पता चलेगा और बी का भी लाभ पता चल गया, और यही उसका वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको कैसे, रुकिए इसको थोड़ा मैं अब मिटाता हूँ। तो ए का लाभ कितना आ गया, 16/31 आ गया। अब हमको तब हम रख सकते हैं ऐसे इसको रेशियो में कि 48,000 डिवाइडेड बाई एक्स। ये हम रेशियो में रख रहे हैं, ए रेशियो बी में रख रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या रखाएगा, ए का ऊपर है ना, तो 16/31 और 15/31, 31 से 31 खत्म,
तो हमारा बचेगा 16/15। तो अब हमारा ऊपर से मैं इरेज करना होगा मुझे। तो अब हमारा यहाँ पर बचा कि 48,000 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 16/15। 15 को इधर भेज देते हैं तो 48,000 मतलब 1000 16x। तो x बराबर हो जाएगा 15 गुना में 48,000/16। तो 16 से अगर काटे तो 16 से ये 48 कटेगा क्या, 3 बार में कट गया, और 3 को इससे गुना कर दो तो 45,000। तो मतलब x कितना रुपया लगाया था व्यापार में, ऑप्शन सी 45,000 लगाया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो गया सी। ठीक है, इस पे ये एक तो इस सब जो है ना कंपटीशन का थोड़ा क्वेश्चन आपसे एक दो को पूछेगा लेवल, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन से घबराना नहीं है। इसको आप फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, और पैटर्न और पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपका फॉर्मूला उसी कंटेंट पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस सब को आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। किसी आवर्ती वितरण का माध्यिका निम्न की सहायता से ग्राफ को निकाला जा सकता है। तो कल भी किए थे क्या, त्वरण आया था ना कहीं ऑप्शन में, त्वरण वाला। तो किससे माध्यिका किससे निर्धारित होती है, त्वरण से। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। संख्या 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्न में से सही है। ये देखिए, माध्यिका और बहुपद। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक और -2 माध्य। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। इसी पे आप देखिए, अगर हम माध्य निकालने जाए, यही संख्या आपको दिया हुआ है 2, 2, 4, 5, 12। इससे अगर माध्य निकालने जाए तो माध्य क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला भी कुछ देर के लिए रेड में जो मैं घेरा इसको भूल जाइए। हमको अभी निकालना है माध्य दिए हुए डाटा से, इस डाटा से। तो माध्य बराबर हम क्या जानते हैं, संख्याओं का जोड़ बराबर में संख्या, कितनी संख्या है। तो संख्या जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 4 + 5 + 12 कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12, 5, 17, 17, 17, 4, 21, 21 और 4, 25, 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 से काटेंगे तो ये 5। तो हमारा माध्य कितना निकला, माध्य का वैल्यू निकला 5। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। जगह कम है इसलिए आपको मिटा के बताना पड़ेगा। और माध्यक निकल जाए तो हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो माध्यक निकालने का क्या है, पहले n पता करो। n क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। 5 क्या है हमारा, विषम है। तो विषम निकालने के लिए क्या था कि फॉर्मूला n+2 करके भाग दे दो 2 से। तो 5 + 1 2 मतलब 5, 6, 2 से भाग दिए 3, मतलब तीसरा पद तीसरा देखो 1, 2, 3। तो यहाँ से माध्य क्या हो गया, 1, 2, 3 मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारा बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या है कि 3 गुना माध्यक हमारा 4 निकला है, 2 गुना माध्य हमारा 5 निकला है, 12, 10। तो हमारा क्या आ गया, 2। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन, अब हमारा यहाँ से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बहुलक बराबर 2। ठीक है तो एक ही फॉर्मूला से देखिए सारा हो गया। तो हमारा यहाँ तक निकल गया। आप देखिए
तो पहला ऑप्शन देखते हैं ए। तो माध्य, माध्य कितना है हमारा 5 बराबर माध्य का कितना है 4, क्या बराबर है एक दूसरे के? नहीं। तो ये ऑप्शन ए खत्म। अब ऑप्शन बी चेक करिए, बहुलक, बहुलक कितना है 2 बराबर है माध्य कितना है 4, बराबर तो नहीं है, खत्म। तो ऑप्शन बी भी खत्म। फिर देखिए ऑप्शन सी चेक करिए, माध्य कितना है 5 लेस देन बहुलक कितना है 2, तो ये तो ग्रेटर देन इधर खुलता है, तो ये क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं। ऑप्शन सी भी खत्म। अब देखिए माध्य कितना है 5 ग्रेटर देन बहुलक कितना है 2, तो ये हाँ ये सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा था कि एक संख्या दिया गया था और उससे हम माध्य निकाले, माध्य का निकाले, बहुलक निकाले, मतलब एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूला आपका आ गया और उस आधार पे बस ऑप्शन चेक करना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 21 छात्रों का माध्य भार 21 किलोग्राम हो तथा उसमें से एक 21 किलोग्राम भार वाले छात्र को हटा दिया जाए तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार ज्ञात करें। क्या बोला है? तो माध्य भार 21 छात्र का निकाल लेते तो कितना हो गया? माध्य भार करने का मतलब एक तरह का आप समझ सकते हो कि औसत, भार का औसत क्या होता है? ऊपर संख्याओं का जोड़। तो टोटल कितने हैं? 21 छात्रों का माध्य भार 21 है। तो माध्य भार का मतलब औसत समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 21 छात्रों का माध्य भार कितना है 21 है। तो माध्य भार का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है यहाँ पर जोड़, सारे संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाय में कुल संख्या, कितनी संख्या, यही होता है औसत का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 21 आपका माध्य भार दिया हुआ है, मतलब औसत आपको दिया हुआ है। तो 21 हो गया। अब कुल छात्र कितना है? कुल छात्र है हमारे 21, टोटल संख्या होता है ना, तो कुल छात्र के, लेकिन हमको सभी छात्रों के जोड़ पता नहीं, तो हमको यहाँ पर से जोड़ पता नहीं। तो जोड़ निकल जाएगा कैसे? जोड़ निकल जाएगा जब हम 21 को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 441। तो जोड़ निकल गया 21 छात्रों का पूरा वजन जोड़ के कितना निकल गया 441। कितना निकला 441, याद रखेंगे कितना हो गया टोटल 21 छात्र के। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब ये हो गया आपके 21 छात्रों का वजन कितना हो गया जोड़ के 441। ठीक है, अब उसमें से एक छात्र का जो 21 केजी का भार उसको हटा दीजिए, तो एक हटेगा तो कितना बच जाएगा 20 छात्र बच जाएगा। ठीक है, अब 20 छात्र बचेगा तो एक जा रहा है तो उसमें से अपना 21 वजन लेके जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 2 4 420। ठीक है, अब उसका पूछ दिया फिर से आपके मध्याभार पूछा है, मतलब औसत में पूछा है, तो औसत में निकालना होगा। तो औसत निकालने के लिए औसत कितने का 20 छात्रों का, तो उसका 20 छात्रों का जोड़ हमारे पास पता है 420, और कितना से डिवाइड करना है, संख्या कुल संख्या 20 है तो 2 0 गया 21, मतलब कितना केजी आ गया उस छात्र का, मतलब पूरे 20 छात्र का फिर से कितना कुल आ गया 21 केजी, मतलब 20 छात्र में प्रत्येक छात्र का कितना वेट है तो 21 केजी। ऑप्शन बी राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आज मैंने एक ही वीडियो में सारा करवा दिया, ठीक ना, क्योंकि एक स्टूडेंट थे वो उनको पसंद नहीं था अलग अलग, तो एक ही में करवा दिया। अब देखिए इतना को इतना का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो 1 + tan थीटा का आप लोग ये
अनुपात में, रेशियो में, मतलब क्या बोलते हैं उसका उल्टा में, उसका उल्टा में फॉर्मूला जानते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा में, 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा में, माइनस 1 बाय कॉसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम एलसीएम ले लें नीचे से, तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर यहाँ पर ले ले तो साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होगा। अब देखिए इसको गुना कर दे तो क्या हो गया, कॉस थीटा फिर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर ये सेम है, तो ये ए प्लस बी, ये पूरा ए माइनस बी क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह ये पूरा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी के जगह 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया पूरा। और जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जुड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर भी तो यही दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये टूटेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर -1 का 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर से आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ से जो फार्मूला लिख रहा हूँ उसको आप लिखते जाओ। फिर हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये भी फार्मूला हम लोग पढ़ के आए। तो यहाँ से आप देखो ये और ये, यहाँ से इसका वैल्यू पूरे का क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है। तो मैं ऊपर अब इरेज करता हूँ ये सब। तो यहाँ से 1 हो गया प्लस यहाँ पर 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो -1 प्लस 1 ख़त्म, कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से ये ख़त्म, तो बचा कितना 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, जिसका 2 है वैल्यू, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना होता है आपको। इसमें दिमाग यही है कि सारा फार्मूला माइंड में ट्रिग्नोमेट्री का आपको याद होना चाहिए। तो आपका आज मैंने पूरा से पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दीजिए। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़िएगा। आपके लिए वीडियो का लेंथ देख के मत घबराइएगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो आपको पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने करवाया है, हवाबाजी नहीं की है कि शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक में ऐसा होता है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, अगर आप उसका बेसिक नहीं जानोगे तो शॉर्ट ट्रिक कोई काम का नहीं है। रटा रटा हुआ काम यहाँ पर मैं नहीं करवाया आपको सारी चीज़ का फार्मूला, उसके बाद मैंने उस फार्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैंने बताया, ठीक है। मेरा यही पढ़ाने का तरीका है, आप जैसा कि आप देख ही रहे होगे। तो जो भी बच्चे न्यू आए हैं तो धैर्य बनाकर पढ़िए, और जो पीछे से पढ़ते आ रहा है तो वो भी अपना धैर्य बनाकर मैथ का वीडियो ज़रूर देखिए। ये आप ही के लिए मैं इतना मेहनत करके लाता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अच्छा लगे। अगर दोस्त फ्रेंड में भी कोई तैयारी कर रहे हो तो उसको चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये चैनल शेयर कर देना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लेना कि आपको अगले वीडियो का अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।